नमस्कार साथियों। आज हम इंडियन ज्योग्राफी भारतीय भूगोल के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक उत्तरी पर्वतीय प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे कि एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा रहे हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। इसका मतलब मैं ये वीडियो जो है ए टू लेके जेड जानकारी लेकर आएगा उत्तरी पर्वतीय प्रदेश के बारे में। किसके बारे में मैं इधर लिख रहा हूँ, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। और उत्तरी पर्वतीय प्रदेश को आप जानते हैं मुख्यतः हिमालय से रिलेटेड रहेगा, हिमालय के विभिन्न दर्रों से रिलेटेड रहेगा। दर्रों को भी ट्रिक के साथ लेकर आए, कौन सा दर्रा किनको जोड़ता है, एक भी दर्रा पीछे नहीं छोड़ा है, ठीक है। और डायग्राम के साथ लेकर आए ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। तो मैं संजय कुमार भांबू और ये वीडियो जो है रीट, पटवार, SIRS अन्य कॉम्पिटेटिव एग्जाम के एस्पिरेंट्स के लिए है। और यूं कहें कि सामने रीट का एग्जाम है तो उनके एस्पिरेंट्स के लिए। और मेरी गारंटी इस वीडियो को देखने के बाद अन्य किसी भी रेफरेंस बुक की आपको आवश्यकता नहीं होगी। और पटवार का एग्जाम भी है 23-24 अक्टूबर को, तो उनको लेकर भी डेडिकेटेड रहेगा। SI का एग्जाम भी है 4 सितंबर को, तो उसको डेडिकेटेड लेकर भी रहेगा, ठीक है। तो अब हम लेट्स स्टार्ट करते हैं। तो देखो, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र कह सकते हो, माउंटेन रीजन ऑफ नॉर्थ कह सकते हो, या उत्तरी पर्वतीय प्रदेश कह सकते हो। अब उत्तरी पर्वतीय प्रदेश है, इसका मतलब जो भारत की उत्तर दिशा में जो पर्वत है उसके रीजन को हम पढ़ना चाह रहे हैं, ठीक है। तो उत्तरी पर्वतीय प्रदेश को पढ़ेंगे और समझेंगे कि हम इसको कितने भागों में बांट रहे हैं। तो पहले तो टोटल भारत को कितने भागों में बांटा है, अगर रीजन के देखें तो टोटल भारत को कितने भागों में बांटा है, 4 भागों में बांटा है। कौन कौन से हैं, एक तो जैसे हमने लेकर आए हैं कि उत्तर पर्वतीय प्रदेश, तो ये अपना पार्ट फर्स्ट वीडियो रहेगा, टोटल 4 पार्ट में आएगा। भारत के टोटल भौतिक प्रदेशों को 4 भागों में बांटा है, तो ये पार्ट फर्स्ट वीडियो रहेगा जो हमको केवल और केवल हिमालय या उत्तरी पर्वतीय प्रदेश के बारे में पढ़ना है। इसके बाद आपको पता है उत्तरी मैदान आ जाएगा, उत्तरी मैदान आ जाएगा, मैदान आ जाएगा। फिर आपको पता है प्रायद्वीपीय पठार आ जाएगा, प्रायद्वीपीय पठार आ जाएगा। और प्रायद्वीपीय पठार के बाद आपको पता है तटवर्ती मैदान, तटवर्ती मैदान और द्वीप समूह आ जाएंगे, तटवर्ती मैदान व द्वीप समूह। तो हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम उत्तरी मैदान लेकर आएंगे, फिर प्रायद्वीपीय पठार और फिर तटवर्तीय मैदान व द्वीप समूह लेकर आएंगे। तो ये अपना पार्ट फर्स्ट वीडियो रहेगा जिसमें हम हिमालय से रिलेटेड जितने भी क्वेरीज हैं, एक भी क्वेश्चन छोड़ा नहीं है, डायग्राम के साथ है। इसको पढ़ने के बाद आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हो कैसा लगा है, ठीक है। अब हम समझते हैं। तो देखो, पहले तो हम लैंड शेप देखें, भारत में जितनी भी लैंड की जो शेप है वो कितनी कितनी प्रतिशत है। तो भारत में टोटल जो पर्वत क्षेत्र है वो 10.6% है। कितना है, 10.6% है। और पहाड़ी जो है वो 18.5%। इसका मतलब पहाड़ी ज्यादा है पर्वत से। और पर्वत और पहाड़ी में क्या फर्क रहता है, पर्वत ऊंचे रहते हैं और पहाड़ी जो होती है वो थोड़ी सी कम हाइट की होती है। और पठार जो है अपने 27.7% भाग पर है। कितने प्रतिशत भाग पर है, 27.7% भाग है। और मैदान जो है 43.2%। इसका मतलब यदि आपको पूछे कि भारत में सर्वाधिक जो लैंड शेप्ड है वो कौन सी, तो आपको बताना है सर्वाधिक लैंड शेप्ड जो है वो मैदानों की है। सेकंड नंबर पूछे तो बताना है पठार की है, थर्ड नंबर पहाड़ी की है और फोर्थ नंबर पर्वत की है। ये क्रम एक बार पूछा गया था, RS प्री में पूछा गया था, ठीक है ना। तो ये क्रम बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता रहना चाहिए। अब इसके बाद हम देखते हैं कि देखो शेल क्रम, ठीक है। तो भारत को उच्चावच है, शैल क्रम है, विवर्तनिक इतिहास, उसके आधार पर कितने भौतिक प्रदेश में बांटा गया है, 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। ये मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूं। कितने प्रदेशों में बांटा गया है, 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। कौन कौन से, तो उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, प्रायद्वीपीय पठार, उत्तर भारत का विशाल मैदान और तटवर्ती मैदान व द्वीप समूह है। और इंग्लिश में नीचे लिख रखा है माउंटेन रीजन ऑफ नॉर्थ, पेनिसुला प्लेटू और वास्ट प्लेन ऑफ नॉर्थ इंडिया एंड कोस्टल प्लेन एंड जो है आइसलैंड आप कह सकते हो। ये हमने देखा है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि उत्तरी पर्वतीय प्रदेश के बारे में, ठीक है। अब उत्तरी पर्वतीय प्रदेश चल रहा है और इसको ध्यान से सुनना है, ठीक है। आगे की जो स्लाइड रहेगी वो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाली है। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश के बारे में जो जो जानकारी हम पढ़ेंगे, तो सर्वप्रथम देखो कि इस क्षेत्र में मुख्यतः किसका अध्ययन करना है, तो हमें पता है मुख्यतः हिमालय का अध्ययन करना है। और हिमालय का विस्तार जो है वो पूर्व से पश्चिम दिशा लगभग कितने किलोमीटर फैला हुआ है, 2500 किलोमीटर दूरी तक फैला हुआ है। और इसकी चौड़ाई लगभग 160 किलोमीटर है पूर्व में, ठीक है। और पश्चिम में 400 किलोमीटर है। अब देखो इसको कैसे, कि जैसे मान लो ये हिमालय है, ठीक है, ये हिमालय है। और यहाँ देखो ये कौन सी साइड है, ये पश्चिम साइड है और ये पूर्व साइड है। इसका मतलब जो हिमालय है वो पश्चिम में चौड़ा ज़्यादा है। यहाँ पर तो देखो ये 400 किलोमीटर चौड़ा है, ठीक है। और यहाँ पर देखो ये कितने किलोमीटर चौड़ा है, 160 किलोमीटर चौड़ा है, ठीक है। तो ये आपको पता रहना चाहिए कि पश्चिम में ज्यादा चौड़ा है। ये फैक्ट्स में पूछा जा सकता है, किसमें, फैक्ट्स में पूछा जा सकता है कि ये मान लो पूर्व में ज्यादा चौड़ा है या पश्चिम में, तो आपको पता होना चाहिए पश्चिम में ज्यादा चौड़ा है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। लगभग 2500 किलोमीटर क्या है, लंबा है। अब देखो हिमालय का निर्माण कैसा हो, आप इसको समझने की एक क्वेरी समझ सकते हैं कि हिमालय का निर्माण जो है, आप देखो एक तो ये जो पर्वत है कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए नवीन है। तो कैसा है, नवीन वलित पर्वत है। तो ये देखो मैंने लिख दिया नवीन पर्वत वलित पर्वत है,
तो नवीन वलित पर्वत है। कैसा है? नवीन वलित पर्वत है। इसका निर्माण कैसे हुआ? तो आपको पता है कि यूरेशियन जो प्लेट थी, उत्तर की तरफ कौन सी प्लेट थी? यूरेशियन प्लेट थी। और ये यूरेशियन प्लेट जो है वो किससे टकराई? या तो गोंडवाना लैंड की प्लेट से कह सकते हो, या उसको हम कहते हैं इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। ठीक है, तो ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट से टकराई थी, तब जाकर ये इनका अभिसरण हुआ था, और अभिसरण होने के फलस्वरूप हिमालय का निर्माण हुआ है। और हिमालय को टेथिस सागर का अवशेष मानते हैं। किसका? टेथिस सागर का। और अपने यहाँ पर ठीक है, टेथिस सागर का अवशेष मानते हैं हिमालय को। ठीक है, कि यहाँ कभी टेथिस सागर रहा होगा, फिर यूरेशियन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट टकराई और ये भाग उठ गया अभिसरण के कारण, और इस कारण इसका निर्माण हुआ, हिमालय का निर्माण हुआ। अब हम देखो हिमालय जो हम ये अभी जो देख रहे हैं कि उत्तरी पर्वतीय जो प्रदेश है वो लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। तो 5 लाख किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है, ये आपको पता रहना चाहिए। अब इसकी ढाल यदि पूछी जाए तो ध्यान रखना, भारत की तरफ उत्तल है। भारत की तरफ कैसी है? उत्तल है। और उत्तल कैसे याद रखोगे? देखो भारत की तरफ ही उभरा हुआ है, उत्तल की तरफ है। और तिब्बत में जो है उत्तल की तरफ है, इसका मतलब ये जो तिब्बत का भाग है ये धंसा हुआ है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये उत्तल तो उभरा हुआ भाग है, और वहां का तिब्बत में जो है वह उत्तल की तरफ है। कैसे याद रखोगे? देखो भारत में भी 3 अक्षर है, ये लो, और उत्तल में भी 3 अक्षर है। ऐसे तिब्बत में आप लगभग 4 अक्षर मान सकते हो, और उत्तल में भी 4 अक्षर है। इस प्रकार आप याद रख सकते हो। कभी कभी फैक्ट्स में पूछा जा सकता है, इनको उल्टा दे सकता है कि भारत की तरफ उत्तल है और तिब्बत की तरफ उत्तल है, तो ये उल्टा दे सकता है। इस वजह से आपको याद रखना है, फैक्ट्स में बहुत बार पूछा जाता है। और पश्चिम में जो हिमरेखा है, हिमरेखा का मतलब देखो जैसे कैसे कि ये हिमालय है, और हिमालय का मान लो कितनी ऊंचाई पर बर्फ जमने लग जाए, हिमरेखा का मतलब है। तो लगभग पश्चिम में तो आपको 5700 मीटर ऊंचा जाना पड़ेगा। पश्चिम में कितना ऊंचा जाना पड़ेगा? 5700 मीटर। और यहाँ पूर्व की तरफ लगभग कितना चलना पड़ेगा? पूर्व की लगभग 4200 मीटर पर ही क्या जमने लग जाएगी? बर्फ जमने लग जाएगी। इसका मतलब ये है। ठीक है, ये समझ लेना। अब हिमालय का उत्तर से दक्षिण की ओर विभाजन आपको देखना है कि हिमालय को उत्तर से दक्षिण की ओर कैसे बांटते हैं। तो सर्वप्रथम आता है ट्रांस हिमालय, फिर इसके बाद वृहद या आंतरिक हिमालय, फिर लघु हिमालय जिसे मध्य हिमालय भी कहते हैं, फिर शिवालिक या बाह्य हिमालय कहते हैं। ऐसे हम देखो, मैं एक बार बता दूं कि अगर आपको हिमालय को कहीं बांटना हो, हिमालय को बांटना हो तो 3 भागों में बांटेंगे। देखो एक तो हो गया ट्रांस हिमालय, मैं देखो इधर लिख रहा हूं कि एक हो गया ट्रांस हिमालय। कैसा हिमालय? ट्रांस हिमालय। उसके बाद जो है वो मेन हिमालय है, मुख्य हिमालय जिसको हम कहते हैं, तो मुख्य हिमालय की कह सकते हो, मुख्य हिमालय हो जाएगा। और मुख्य हिमालय को हम 3 भागों में बांटते हैं। और कौन कौन से 3 भाग हैं? यही है, वृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। और फिर तीसरा भाग आता है पूर्वांचल, कि जहां हम देखते हैं कि मणिपुर, असम, इनमें क्या हाल है, नागालैंड वगैरह में। तो देखो हिमालय को हमने 3 भागों में बांटा। एक तो ट्रांस हिमालय को अलग से पढ़ेंगे, फिर मुख्य हिमालय में 3 भाग हैं, कौन कौन से? वृहद, लघु और शिवालिक, और फिर पूर्वांचल का पार्ट पढ़ेंगे। तो जैसे अभी हम सर्वप्रथम ट्रांस हिमालय पढ़ेंगे, फिर वृहद हिमालय को आंतरिक हिमालय भी कहते हैं। ये नाम इंपॉर्टेंट है, दोनों ध्यान रखना। लघु को मध्य भी कहते हैं। मध्य क्यों? क्योंकि ये 3 के बीच में ही थे, ये देखो ये बीच वाला है, तो इसलिए इसको मध्य हिमालय भी कहते हैं, लघु भी कहते हैं। और ये सबसे बाहर वाला है तो इसको बाह्य हिमालय भी कहते हैं। तो देखो आंतरिक, बाह्य, मध्य और फिर बाह्य। इसका मतलब सर्वप्रथम निर्माण हुआ आंतरिक हिमालय का, फिर मध्य हिमालय का, फिर बाह्य हिमालय का निर्माण हुआ। ठीक है, और अब हम इनको 1 बाय 1 आगे पढ़ेंगे। सर्वप्रथम पढ़ेंगे ट्रांस हिमालय के बारे में। अब देखो ट्रांस हिमालय को समझते हैं। तो देखो ट्रांस हिमालय के बारे में है कि ये जो महान हिमालय के उत्तर में स्थित है। कहाँ स्थित है? महान हिमालय के उत्तर में स्थित है। कि जैसे मान लो कि ये महान हिमालय है, महान हिमालय की 3 चोटियां लिख रहा हूँ कि ये देखो वृहद, ये मध्य जिसको लघु कहते हैं, और ये शिवालिक हो गया। तो इसके उत्तर की साइड जो है वो ट्रांस हिमालय है, ये जो है ये ट्रांस हिमालय है। ठीक है, और इसको तिब्बत में अधिकांश भाग होने के कारण तिब्बती हिमालय भी कहते हैं। ये आपको फैक्ट्स में पूछा जा सकता है कि किस हिमालय को तिब्बत हिमालय भी कहते हैं, तो ट्रांस हिमालय को तिब्बत हिमालय भी कहते हैं। अब इसमें 3 श्रेणियां इंपॉर्टेंट है, काराकोरम, लद्दाख और जास्कस। और कैलाश पर्वत वैसे लद्दाख को ही कहते हैं। ठीक है, तिब्बत में। ठीक है, तो इसमें देखो मुख्यतः कितनी श्रेणियां हैं? 3 श्रेणियां हैं। मैं इधर लिख रहा हूं, देखो एक सर्वप्रथम आएगी काराकोरम। इनको क्रम से याद रखना है कि सबसे उत्तर की तरफ है, सबसे उत्तर की तरफ है, और नॉर्थ को आपको पता है ऐसे दिखाते हैं यूं करके, ये नॉर्थ, ये साउथ। तो काराकोरम, काराकोरम के बाद देखो लद्दाख, लद्दाख। इनको कैसे याद करना भी ट्रिक बताऊंगा। और फिर आ जाती है जास्कर। ठीक है, और एक यदि देखो, क्योंकि ऑप्शन तो 4 होते हैं, ये तो 3 ही हुई। एक कभी कभी बोर्ड वाला जो है वो पीर पंजाल दे देता है, और हम जानते हैं पीर पंजाल जो है वो मध्य हिमालय का भाग है, लघु हिमालय का भाग, मध्य या लघु हिमालय का भाग है। ठीक है, और जम्मू कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर में, ये भी सभी जम्मू एंड कश्मीर में ही है। अब देखो 4 श्रेणियां दे दी। अब आपको कैसे याद रखना है? तो देखो इसका का उठाना, इसका ले उठाना, इसका जा उठाना, और इसका पी। ठीक है, पीर है, पीर पंजाल है ना। तो देखो इसको याद रखना है कालजा पीर, देखो कालजा पीर। ठीक है, ऐसे याद रखना है। तो का से काराकोरम, ले से लद्दाख, जैसे जास्कर, और पीर से पीर पंजाल, ये क्रम याद रखना है। सर्वाधिक उत्तर काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर जास्कर, फिर पीर पंजाल, यह आपको क्रम याद रखना है। ठीक है, ये मैंने आपको क्रम बता दिया है।
अब देखो थोड़ा सा इसके बारे में आगे पढ़ेंगे कि चलो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो जैसे मान लो कि जो भी भारत का नक्शा है, कि जैसे ये मान लो कि ये भारत का नक्शा है, ठीक है। और अब हमें ये समझना है कि मान लो कि यहाँ पर कहीं ना कहीं काराकोरम श्रेणी है। देखो ये मैं इसको काराकोरम बना रहा हूँ, तो ये लो काराकोरम हो गया, ठीक है। काराकोरम के बाद देखो यहाँ पर मैं लद्दाख बना रहा हूँ, ये लो लद्दाख श्रेणी हो गई, लद्दाख श्रेणी हो गई। और फिर यहाँ पर मैं बना रहा हूँ मान लो कि जास्कर श्रेणी होगी, ठीक है। तो ये तीन श्रेणी जो है तीनों किसकी भाग है? ट्रांस हिमालय के भाग है। मैं इधर लिख देता हूँ ताकि कंफ्यूजन नहीं हो, ये ट्रांस हिमालय का भाग है। अब सबसे बड़ी बात है कि यदि आपको पूछा जाए कि कैलाश पर्वत जो है वो इसके दक्षिणी भाग पर है, यहां पर कहीं ना कहीं कैलाश पर्वत है, आपको ये लिखना है कि इसको कैलाश पर्वत कहते हैं या कैलाश पर्वत है, ठीक है। अब दूसरी आप सोचा होगा कि जो सिंधु नदी है वो इनमें से किन के बीच चलती है? ऐसा कभी कभी पूछा जाए कि काराकोरम लद्दाख के बीच चलती है या लद्दाख जास्कर के बीच चलती है, तो आपको याद रखना है कि जो सिंधु नदी है वो यहाँ पर चलती है, ये। और यहाँ पर कहीं ना कहीं मानसरोवर झील बनी हुई है। क्या बनी हुई है? मानसरोवर झील बनी हुई है, वहां से सिंधु नदी का उद्गम होता है। तो ये सिंधु नदी मैंने लिख दी, ठीक है। तो सिंधु नदी पूछा जाए तो किन किन के बीच में है? लद्दाख और जास्कर के बीच में है। अब लद्दाख का पठार पूछा जाए, देखो लद्दाख का पठार, तो लद्दाख का पठार आपको याद रखना है कि लद्दाख का पठार जो है किन के बीच में है? काराकोरम और लद्दाख के बीच में है, या यूं कहें लद्दाख की उत्तरी सीमा पर है। देखो यहां मैं बना रहा हूं, ये कहीं ना कहीं लद्दाख का क्या है? पठार है। ये देखो ये लद्दाख का पठार है। तो देखो एक तो चीज पता चली, सिंधु नदी किन के बीच है? लद्दाख का पठार। फिर एक होता है कि जो अपनी सबसे ऊंची चोटी भारत की जो पीओके के अंदर आती है, गोडविन ऑस्टिन, जिसको हम केटू के नाम से जानते हैं, वो केटू कहां पर है? तो केटू यहां पर काराकोरम की उत्तरी दिशा में है। ये यहां पर मैं चोटी बना रहा हूं, ये केटू है, ठीक है, जिसका 8611 मीटर जिसकी लंबाई है, ऊंचाई। तो ये है केटू, जिसको गोडविन ऑस्टिन कहते हैं, ठीक है। तो यहां लिख रहा हूं गोडविन ऑस्टिन, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है ट्रांस हिमालय में, ठीक है, ट्रांस हिमालय में आपको याद रखनी है, ठीक है। तो समझ में आया काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। फिर आपको समझ में आया कैलाश पर्वत कहां पर है। फिर अगर मान लो पूछा जाए मानसरोवर झील, मानसरोवर झील से ये सिंधु नदी निकल रही है जो लद्दाख और जास्कर के बीच है, और ये लद्दाख का पठार हो गया, और ये केटू हो गया। ये आपको पता होना चाहिए हल्का फुल्का। देखो गोडविन ऑस्टिन जो है इसकी सबसे ऊंची चोटी किसकी? काराकोरम की, ठीक है, काराकोरम की, ठीक है। तो विश्व की सबसे अधिक ढाल वाली चोटी जो राकापोशी है, देखो ये बहुत स्टार मार्क है, आजकल बहुत रैपिडली यहां से क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि राकापोशी किस श्रेणी में? तो राकापोशी लद्दाख श्रेणी में है। किस में है? लद्दाख श्रेणी में। तो यदि आपको पूछा जाए सर्वाधिक तीव्र ढाल वाली यदि कोई श्रेणी है तो वो लद्दाख है, और वो कौन सी चोटी है? राकापोशी चोटी है, ठीक है। तो काराकोरम में तो गोडविन ऑस्टिन, जिसको आप केटू बोलते हैं, 8611 मीटर, वो तो किस में है? वो तो आपको पता होना चाहिए काराकोरम में है। जबकि राकापोशी जो चोटी है वो लद्दाख श्रेणी में है। और देखो ट्रांस हिमालय वृहद हिमालय से किसके द्वारा अलग होता है? सच्चर जोन द्वारा होता है। और देखो यहां पर इंग्लिश में लिखा हुआ है इंडस सांगपो सच्चर जोन। तो इंडो सांगपो सच्चर जोन, इसको मैं हिंदी में लिखना चाहूं तो देखो इंडो सांगपो, देखो ये नाम याद रखना है, बहुत बार पूछा जाता है। फिर सच्चर, सच्चर, और ये हो गया जोन। तो इंडो सांगपो सच्चर जोन के द्वारा अलग होता है। कौन? कि ये तो ऊपर मान लो ये ट्रांस हिमालय है, ये लो ट्रांस हो गया, और फिर यहां से जो है वो मेन हिमालय, मुख्य हिमालय स्टार्ट हो रहा है, और मुख्य हिमालय में सर्वाधिक ऊपर आपको पता है वृहद होता है। तो इसका मतलब ट्रांस और वृहद के बीच का जो जोन होता है, ये वाला जोन, इसको कहते हैं इंडो सांगपो सच्चर जोन, ठीक है, इंडो सांगपो सच्चर जोन। या यूं कह सकते हैं इंडस नदी के दक्षिण में, तो इसको इंडो सांगपो सच्चर जोन बोलते हैं। ये देखो इंग्लिश में लिखा हुआ है इंडो सांगपो सच्चर जोन, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। राकापोशी वाला याद रखना है, स्टार मार्क है। गोडविन ऑस्टिन वाला स्टार मार्क है, और इंडो सांगपो सच्चर जोन स्टार मार्क है। और काराकोरम में तो केटू है, भारत की सबसे ऊंची चोटी, ये आपको पता है। और सियाचिन हिमनद भी काराकोरम श्रेणी में है। इसका आप सियाचिन ग्लेशियर का नाम सुनते हो ना, तो सियाचिन ग्लेशियर भी काराकोरम श्रेणी में स्थित है। ये बहुत ही स्टार मार्क बात है, ध्यान रखना, ठीक है। अब आ जाते हैं वृहद हिमालय में, ठीक है, अब आ जाते हैं वृहद हिमालय में। और देखो ये इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर लेता हूँ, ये वृहद हिमालय है। और स्टार मार्क बात यह है कि क्या क्या पढ़ेंगे वृहद हिमालय में वो भी देखेंगे। इसे हिमाद्री भी कहते हैं। देखो पहली चीज तो ये आगे फैक्ट्स में पूछा जा सकता है, इसका मतलब वृहद हिमालय ज्यादातर बर्फ से ढका रहता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? हिमाद्री भी कहते हैं। मुख्य मुख्य जो ऊंची चोटियां वो इसी में है, जैसे माउंट एवरेस्ट हो गया, कंचनजंगा हो गया, नंदा देवी हो गया, बद्रीनाथ हो गया, केदारनाथ हो गया, आदि शिखर जो है वो यहीं पर है। और गंगा यमुना नदियों का उद्गम भी इसी क्षेत्र से होता है। और इसकी औसत ऊंचाई जो है वो 6100 मीटर है। कितनी है? यह बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। 6100 मीटर जो है वो औसत ऊंचाई है। और लंबाई कितनी है? लंबाई कहें तो 2400 किलोमीटर के समथिंग है। तो लंबाई में लिख रहा हूँ कि 2400 किलोमीटर है। और चौड़ाई पूछा जाए तो चौड़ाई आपको याद रहनी चाहिए कि चौड़ाई लगभग कितने किलोमीटर है? 25 किलोमीटर है। तो 25 किलोमीटर चौड़ा है औसत।
औसत चौड़ाई 25 किलोमीटर और लंबाई 2400 किलोमीटर और औसत ऊंचाई जो है वो 6100 मीटर है, ये आपको पता होना चाहिए। तो लंबाई बता दी, चौड़ाई बता दी और ये 6100 मीटर आपको बता दिया है, ठीक है। इसके अलावा जो देखो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या क्या है वो अभी हम बता देते हैं। और एक चीज़ आपको ये समझनी है कि ये जो महान हिमालय है, देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि ये जो महान हिमालय है, महान हिमालय जिसको हम ग्रेट हिमालय कहते हैं, महान हिमालय, ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। जैसे आपको मैंने बता दिया कि जैसे ये यहाँ से स्टार्ट होकर जा तो रहा है और लगभग कितना किलोमीटर है, 2400 किलोमीटर है, 2400 किलोमीटर है और 25 किलोमीटर चौड़ाई है, 25 किलोमीटर चौड़ाई है, औसत चौड़ाई है, औसत औसत है ये औसत, और 6100 मीटर औसत ऊंचा है। 6100 मीटर औसत क्या है, ऊंचा है। 6100 मीटर जो है औसत ऊंचा है, ये आपको मैंने बताया है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पर कौन सी चोटी है और यहाँ पर कौन सी चोटी, कहाँ तक फैला हुआ है। तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ तो है नंगा पर्वत, क्या है, नंगा पर्वत जो जम्मू एंड कश्मीर में है, ठीक है। तो नंगा पर्वत जम्मू एंड कश्मीर में है, तो यहाँ से नंगा पर्वत से स्टार्ट होता है वृहद हिमालय, ठीक है। तो वृहद हिमालय कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, वृहद हिमालय होता है जिसको ग्रेट हिमालय कहते हैं, ये स्टार्ट होता है वृहद हिमालय या ग्रेट हिमालय, महान हिमालय कुछ भी कह सकते हो। ये नंगा पर्वत से स्टार्ट होता है और नामचा बरवा तक जाता है। कहाँ तक जाता है, अरुणाचल प्रदेश नामचा बरवा तक जाता है, ठीक है। तो एपी अरुणाचल प्रदेश नामचा बरवा तक जाता है। तो इसका मतलब कहाँ से स्टार्ट हुआ, नंगा पर्वत से स्टार्ट हुआ और नामचा बरवा पर क्या होता है, खत्म होता है, ये आपको याद रखना है। और औसत 25 किलोमीटर चौड़ाई है, 2400 किलोमीटर लंबा है और 6100 मीटर थोड़ा सा ऊंचा है, यह आपको पता होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में पूछा जाता है, ठीक है। तो नंगा पर्वत यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अगर मान लो ये कौन सी दिशा होगी, पश्चिम, तो पूछा जाएगी पश्चिम में कौन है, तो नंगा पर्वत, और सबसे पूर्वी भाग में कौन है, तो सबसे पूर्वी भाग में हो जाएगा नामचा बरवा जो है अरुणाचल प्रदेश के, ये याद रह जाएगा। और चौड़ाई 25 किलोमीटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसलिए मैं बार बार बता रहा हूँ। 2400 किलोमीटर लंबा है और 6100 मीटर जो है वो औसत ऊंचा है, ये आपको पता रहना चाहिए। बाकी इसमें दर्रे कौन कौन से हैं, तो वृहद हिमालय में प्रमुख दर्रे हैं 10, कितने हैं, 10 प्रमुख दर्रे हैं जिनके नाम मैंने लिख रखे हैं अच्छे से, और स्थानीय भाषा में इनको क्या कहते हैं, ला कहते हैं। तो कुछ दर्रों को, यहाँ पूरे नहीं है, कुछ दर्रों को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं, ला कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ला कहा जाता है। और देखो कौन से दर्रे हैं, तो मैं देखो एक बार पढ़ रहा हूँ। बुर्जिल दर्रा हो गया, उसके बाद जोजिला दर्रा हो गया, बारालाचला दर्रा हो गया, सिपकिला दर्रा हो गया, माना दर्रा हो गया, नीति दर्रा हो गया, लिफू लेक हो गया, फिर नाथुला दर्रा हो गया, जलेपला हो गया और बोमडीला हो गया। और मैं ये आपको बता रहा हूँ कि ये आगे हम पढ़ेंगे अच्छे से दर्रों में, जिनमें सब कंप्लीट दर्रे साथ में पढ़ेंगे। लेकिन यदि ऐसा पूछा जाए कि कौन सा दर्रा वृहद हिमालय में स्थित नहीं है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि कौन सा जो है वो वृहद हिमालय में नहीं है, ठीक है। तो ये आपको बताने के लिए मैंने ये लिखा है कि जैसे काराकोरम दर्रा आपको पता है कि काराकोरम दर्रा मध्य हिमालय में स्थित है, वृहद हिमालय, सॉरी पीर पंजाल दर्रा जो है, तो पीर पंजाल जो दर्रा है वो वृहद हिमालय में नहीं होकर मध्य हिमालय में है। तो कौन से दर्रे नहीं है, जैसे बनियाल दर्रा हो गया, देखो मैं इधर बता रहा हूँ कि बनियाल दर्रा के बारे में यदि पूछा जाए तो बनियाल दर्रा आपको पता होना चाहिए कि ये मध्य हिमालय में है। किसमें है, मध्य हिमालय में है, ठीक है। ये मध्य हिमालय में, ये आपको पता रहना चाहिए, ठीक है। और ऐसे ही अगर मान लो जो पीर पंजाल पूछा जाए, ये पीर पंजाल भी जो है वो मध्य हिमालय में ही स्थित है। तो पीर पंजाल भी कौन से में है, मध्य हिमालय में। ये आगे हम पढ़ेंगे अच्छे से ना, तो मध्य हिमालय में स्थित है ये, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए और सभी के आपको हिंदी आगे मिल जाएगी। तो वापस बोल रहा हूँ, बुर्जिला दर्रा, जोजिला, देखो यहाँ लिख ही रहा हूँ बुर्जिला, ठीक है। तो आगे ये आपको मिल जाएगा अच्छे से, बुर्जिला दर्रा, जोजिला, बारालाचला, ये आपको पता होना चाहिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा ये मध्य हिमालय से अलग होता है। इसका मतलब मेन हिमालय की, यदि मान लो कि ये वृहद हिमालय है, ये वृहद हिमालय है, तो वृहद हिमालय के बाद जो मध्य हिमालय आना है, जो लघु हिमालय आना है, उनके बीच में यदि कोई जोन पड़ता है तो उसको बोलते हैं मेन सेंट्रल थ्रस्ट। क्या बोलते हैं, मेन सेंट्रल थ्रस्ट बोलते हैं। ये बहुत बार पूछा गया है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट जो किन किन के बीच है, तो आपको पता होना चाहिए कि वृहद हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में स्थित है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अब आ जाते हैं लघु हिमालय, जिसको मध्य हिमालय भी कहते हैं। ये महान हिमालय के दक्षिण और शिवालिक के क्या है, उत्तर में स्थित है, बीच में है कहने का मतलब। और इसकी औसत ऊंचाई जो है वो 4500 मीटर है। क्या है, 4500 मीटर है। और औसत चौड़ाई पूछी जाए तो औसत चौड़ाई इसकी लगभग ज़्यादा है उससे, है ना। तो औसत चौड़ाई इसकी 50 किलोमीटर की समथिंग है, ठीक है। तो औसत चौड़ाई 50 किलोमीटर है, बाकी औसत ऊंचाई जो है वो 4500 मीटर है। ये आपको पता रहना चाहिए। और मध्य हिमालय, महान हिमालय के मध्य अनेक घाटियां भी है। देखो ये ध्यान रखना कि कितनी घाटियां हैं। अब देखो पहली चीज तो इससे ये समझ लो कि मध्य हिमालय को जैसे मध्य हिमालय जो है कटा फटा है। अगर पूछे कि सर्वाधिक अगर कटा फटा कौन सा है, तो मध्य हिमालय कटा फटा है। तो जैसे लगातार नहीं, यहाँ चोटी आ गई फिर यहाँ आ गई
फिर यहाँ आ गई। तो हर जगह पर ऐसे चोटियां बनी हुई है, लगातार कनेक्ट नहीं है वृहद हिमालय की तरह, इसलिए इसको जम्मू कश्मीर में कुछ और नाम दे दिया, ऐसे हिमाचल में और दे दिया, उत्तराखंड में और नाम दे दिया, नेपाल में और नाम दे दिया, इस प्रकार के नाम इसको दिए गए। वो नाम अभी हम पढ़ेंगे। बाकी आपको ये पता होना चाहिए कि पश्चिम में तो देखो इसको क्या कह दिया, कश्मीर घाटी कह दिया। तो पश्चिम में तो इसको क्या कह दिया, कश्मीर घाटी कह दिया। पूर्व में काठमांडू घाटी कह दिया। पूर्व में क्या कह दिया, काठमांडू घाटी क्या है, प्रसिद्ध है। इनके बीच में भी कोई घाटी है क्या, बिल्कुल घाटी है, वो अभी देखेंगे, कुल्लू घाटी और कांगड़ा घाटी है। तो ये अभी हम आगे पढ़ेंगे। अब देखो कौन कौन से शहर है, देखो शिमला हो गई, मसूरी हो गई, डलहौजी हो गई, नैनीताल हो गया, दार्जिलिंग हो गया, और आप ये पढ़ते हो ना कुल्लू मनाली, तो कुल्लू मनाली भी यहाँ पर ही है, तो कुल्लू मनाली हो गया, ठीक है, कुल्लू और मनाली। तो ये विभिन्न जो क्षेत्र हैं वो देखो दक्षिणी ढाल पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है, जैसे ये मान लो कि मध्य हिमालय है, तो इसके इस तरफ मिलेंगे आपको, इस तरफ मिलेंगे, ठीक है, इस ढाल पर आपको मिलेंगे, उस ढाल पर नहीं, उत्तर की साइड नहीं है, ठीक है, दक्षिणी ढाल पर मिलेंगे। और कौन कौन से हैं तो ये आपको पता रहना चाहिए। अब देखो कौन कौन सी घाटियां, तो मैंने देखो आपको बताया था कि कश्मीर घाटी तो है सबसे पश्चिम में, ये मैंने लिख दिया, पश्चिमी घाटी है जो वो सबसे पश्चिम में है। और सबसे पूर्व में कौन है, तो सबसे पूर्व में ये लो, ये आ गई आपकी काठमांडू घाटी। कौन सी घाटी आ गई, काठमांडू घाटी आ गई। अब देखो आपको पता होना चाहिए कश्मीर घाटी और काठमांडू घाटी के बीच में भी कोई घाटी है क्या, बिल्कुल, देखो कुल्लू घाटी है और कांगड़ा घाटी है। तो ठीक है, कुल्लू घाटी होगी और कांगड़ा घाटी हो गई, ये आपको पता रहना चाहिए। और स्थानीय नाम देखो इसके क्या क्या हैं, तो देखो जम्मू कश्मीर में इसको पीर पंजाल कहते हैं, हिमाचल प्रदेश में इसको धौलाधर कहते हैं, उत्तराखंड में इसको मसूरी या नाग टिब्बा कहते हैं, नेपाल में इसको महाभारत कहते हैं, और सिक्किम में इसको डोक्या कहते हैं, डोक्या, ठीक है, और भूटान में इसको ब्लैक माउंटेन कहते हैं। यहाँ लिख देता हूँ, डोक्या को ब्लैक माउंटेन कहते हैं, ब्लैक माउंटेन, ठीक है। और इसमें कौन कौन से दर्रे स्थित है, तो पीर पंजाल दर्रा है और एक बनियाल दर्रा है, ये आपको पता रहना चाहिए। और करेवा क्या है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे कि मध्य हिमालय में एक नाम प्रसिद्ध है करेवा, और जहां पर केसर और चावल की खेती करते हैं, तो केसर और चावल की खेती प्रसिद्ध है। आपको ये बताना है कि करेवा क्या होता है, ठीक है, ये आपको मुझे बताना है। अब देखो ये वो तो मेन बाउंड्री फॉल्ट था, देखो ये वापस मैं बता देता हूँ। देखो मेन सेंट्रल थ्रस्ट था ये तो, और मेन सेंट्रल थ्रस्ट था, ये हो गया मेन बाउंड्री फॉल्ट। एक ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट है जो अपने राजस्थान में किन किन जिलों से गुजरती है, वो मैंने आपको बताया था। बाकी मेन बाउंड्री फॉल्ट जो है वो शिवालिक से अलग करता है, कि जैसे मान लो ये मध्य हिमालय है, ये मध्य हिमालय है, और इसके नीचे ये शिवालिक हो गया, इसके बीच में कहीं ना कहीं क्या स्थित है, मेन बाउंड्री फॉल्ट स्थित है, ये मेन बाउंड्री फॉल्ट स्थित है, ये आपको याद रखना है। और कश्मीर में पाए जाने वाले घास के मैदान को यहाँ पर देखो, अगर मध्य में कहें तो कश्मीर में जो घास के मैदान है उनको तो मरग कहते हैं, और बुग्याल या पयाला जो है वो हम किसको कहते हैं, उत्तराखंड में स्थित घास के मैदानों को कहते हैं। फिर आ जाते हैं शिवालिक या बाह्य हिमालय। इसको समझें कि शिवालिक या बाह्य हिमालय में देखो इसे उप हिमालय भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, उप हिमालय भी कहा जाता है। और ये पश्चिम व मध्य भाग में देखो, इसके पश्चिम भाग में तो कह सकते हैं, पश्चिम या मध्य भाग में दून है, और पूर्व में इसको द्वार कहते हैं। अब कैसे याद रखोगे दून द्वार, आप कंफ्यूजन हो तो आपको ये याद रखना है कि द्वार हमेशा पूर्व साइड से ही होता है ना, पूर्व साइड की जगह को द्वार कहते हैं, क्योंकि सूरज वहीं से उगता है, तो इसलिए आपको द्वार पूर्व में याद रह जाएगा, फिर दून रह जाएगा। और देखो ये किससे अलग है, अगर मान लो कि अगर उत्तरी मैदानों से देखा जाए तो ये मान सीमांत दरार है, और नीचे देखो इंग्लिश में कहें तो ग्रेट फ्रंटियर रिफ्ट, इंग्लिश में भी नाम आ सकता है ग्रेट फ्रंटियर रिफ्ट या मान सीमांत दरार द्वारा उत्तरी मैदान से क्या है, अलग है। और दून वाले कौन कौन से क्षेत्र हैं, जैसे देहरादून हो गया, कोटली दून हो गया, पाटली दून हो गया, हरिद्वार हो गया और निहंग द्वार हो गया। तो ये दून और द्वार बता दिए जगह। बाकी ये ग्रेट फ्रंटियर रिफ्ट है, ये मेन बाउंड्री फोल्ड था, वो मेन सेंट्रल थ्रस्ट था। तो तीन चीजें मैंने आपको बता दी, ठीक है। अब देखो इसके भी कुछ स्थानीय नाम है शिवालिक के, कि जैसे जम्मू कश्मीर में इसको जम्मू पहाड़ी कह देते हैं, उत्तराखंड में इसको दूधवा या धांग कहते हैं, डांग कह देते हैं। देखो इसको अगर मैं यूँ कहूँ कि उत्तराखंड में दूधवा कह दो, दूधवा के अलावा आप इसको दांग भी कह सकते हो, ये लो डांग, ठीक है, धांग भी कह सकते हो। नेपाल में इसको चूड़िया घाट भी कहते हैं, तो इधर लिख रहा हूँ, देखो ये चूड़िया घाट हो गया, नेपाल में इसको क्या बोलते हैं, चूड़िया घाट बोलते हैं, ठीक है। और अरुणाचल प्रदेश में जैसे डाफला हो गया, डाफला, ठीक है, डाफला के अलावा मीरी होगी, ठीक है, ये आगे हम डायग्राम में पढ़ेंगे कहाँ कहाँ है। अबोर हो गया, अबोर लिख देता हूँ, ठीक है। और ऐसे मिशमी हो गया, मिशमी पहाड़ी जो है, तो ये सभी किसके नाम है, शिवालिक के नाम है। यह आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि चौस किसके लिए प्रसिद्ध है, चौस, ठीक है। तो ये एक तो वहाँ करेवा हो गया, करेवा तो किस में देखा था, मध्य हिमालय में, ये तो मध्य में हो गया, और चौस जो है वो हो गया शिवालिक में। ये मुझे आपको बताना है, ये आरएस मेंस के विद्यार्थियों के लिए है, कि कभी कभी पूछा जा सकता है, या आपको भी कभी भी स्टेटमेंट दे तो करेवा और चौस में कन्फ्यूजन हो सकता है, तो ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे।
बाकी देखो विभिन्न चोटियाँ जो है, माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची है, ये लिख रखा है, 8,848 मीटर है। उसके बाद हम जानते हैं कि 8611 मीटर ये हो गया इधर K2, जिसको गॉडविन ऑस्टिन कहते हैं। इसके अलावा कंचनजंगा हो गई 8585 मीटर। फिर मकालू हो गया, सॉरी, फिर उसके बाद लोथोस हो गया, फिर उसके बाद मकालू हो गया। ये आपको याद रखने हैं। बाकी सभी देखो ये लिख रखा है कि धौलागिरी होगी 8222 मीटर। ठीक है, ये सभी लेंथ लिख रखी है। ये नंगा पर्वत हो गया, जो मैं अभी बता रहा था कि नंगा पर्वत से नामचा बरवा तक है। ठीक है, तो नंगा पर्वत जो है वो 8126 मीटर है। तो ये किसका भाग है? वृहद हिमालय का भाग है। ये आपको पता रहना चाहिए, ये वृहद हिमालय का भाग है। ठीक है, अब आ जाते हैं प्रादेशिक विभाजन में कि टेरिटोरियल डिवीजन ऑफ हिमालयाज में। तो प्रादेशिक विभाजन में देखो सिडनी बुराड ने सर्वप्रथम किया था इसका प्रादेशिक विभाजन। और किन किन में बांटा? तो पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। तो देखो यहाँ से, तो देखो यहाँ से यहाँ तक, तो देखो ये तो हो गया पंजाब हिमालय, फिर बीच में कुमाऊं हिमालय, फिर ये नेपाल हिमालय और फिर असम हिमालय हो गया। ठीक है, तो अगर मान लो यहाँ से कहीं ना कहीं ये देखो ये नदी जो गुजर रही है, देखो ये वाली ये नदी जो है, तो ये नदी है सिंधु नदी से। ठीक है, और सिंधु नदी के बाद यह आ जाती है सतलज नदी। इसका मतलब सिंधु और सतलज के बीच का जो क्षेत्र होता है वो पंजाब हिमालय कहलाता है। फिर देखो ये नेपाल में आ जाती है काली नदी। कौन सी नदी? काली नदी। और काली नदी का आपको पता है विवाद चलता है नेपाल के साथ। देखो यहाँ पर बॉर्डर पर यहाँ लिपुलेख दर्रा भी है। तो सतलज और काली के बीच का जो गैप होता है वो कुमाऊं होता है। फिर यहाँ पर आ जाती है तिस्ता नदी। तो इसका मतलब काली और तिस्ता नदी के बीच नेपाल हिमालय है। और फिर आ जाता है तिस्ता और ब्रह्मपुत्र, यहाँ ब्रह्मपुत्र है। ठीक है, तो तिस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच का असम हिमालय। असम हिमालय देखो 720 किलोमीटर जो है वो लंबा है। और नेपाल हिमालय सर्वाधिक लंबा है, जिसको हम कह सकते हैं 800 किलोमीटर है। ठीक है, तो देखो यहाँ से यहाँ चलोगे तो ये देखो 1 नंबर ये आ गई, 2 नंबर ये आ गई। फिर देखो वापस 3 नंबर पंजाब हो गया और 4 नंबर क्या हो गया? कुमाऊं हिमालय हो गया। ये 560 किलोमीटर है और ये 320 किलोमीटर है। तो ये आपको कुल मिला के याद रखना है। ठीक है, पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, और ये अभी हम देखो नेक्स्ट देखेंगे। तो देखो पंजाब हिमालय सिंधु सतलज के बीच का है। अभी हमने बताया अधिकांश भाग कश्मीर और हिमाचल प्रदेश पड़ने का कारण कश्मीर और हिमाचल हिमालय भी कहा जाता है। और लंबाई जो है 560 किलोमीटर है। इस भाग में काराकोरम, लद्दाख, पीर पंजाल, धौलाधर, जास्कर आदि श्रेणियां आती है। कुमाऊं हिमालय 320 किलोमीटर है, ये आपको पता है। और ये सभी आप इसमें पढ़ लेना। बद्रीनाथ, केदारनाथ सभी कुमाऊं हिमालय में, गंगोत्री, गंगा, यमुना, यमुनोत्री, ये सभी। नेपाल हिमालय 800 किलोमीटर, ये मैंने बता दिया, काली और तिस्ता नदी के बीच में है। और देखो ये किन किन के बीच में था? कुमाऊं। तो कुमाऊं मैंने बताया था कि सतलज और काली नदी के बीच में, ये मैंने आपको बता दिया है। फिर नेपाल हिमालय काली और तिस्ता नदी के बीच में है। ठीक है, और ये हमने बता दिया। और असम जो है, असम हिमालय जो है तिस्ता नदी ब्रह्मपुत्र है। और कितने किलोमीटर है? 720 किलोमीटर, ध्यान रखना। ठीक है, 720 किलोमीटर पर है। तो अगर सर्वप्रथम यदि क्रम में पूछा है तो सर्वप्रथम लंबा कौन आ जाएगा? नेपाल। 1 नंबर पे नेपाल आ जाएगा। 2 नंबर पे कौन आ जाएगा? असम हो जाएगा। 3 नंबर पे पंजाब हो जाएगा। और फिर 4 नंबर पे कुमाऊं हो जाएगा। ये क्रम आपको याद रखना है, लंबाई का घटता क्रम है। ठीक है, ये घटता क्रम है। ठीक है, घटता क्रम है। फिर इसके बाद देखो नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयाज आ जाता है, जिसको हम पूर्वांचल भाग कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसको हम पूर्वांचल कहते हैं। और पूर्वांचल को देखो जो है उत्तरी पूर्वी राज्यों विस्तार होने के कारण इसको पूर्वी हिमालय, उत्तरी पूर्वी हिमालय भी कह सकते हैं। ठीक है, और स्टेट कौन कौन से हैं? तो अरुणाचल प्रदेश हो गया, असम हो गया, ठीक है, नागालैंड, मणिपुर, ये हो गया। ठीक है, तो इसमें देखो डाफला पहाड़ी, मिरी, अबोर, मिसमी, वो भी हमने देखा था शिवालिक वाले में, वो पहाड़ियाँ आ जाती है। पटकाई बूम जो है ये क्या करता है? पटकाई बूम स्टार मारक है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है और म्यांमार की मध्य सीमा बनाता है। मिकिर पहाड़ियाँ पूछी जा सकती है आपको, स्टार मारक बात है कि मिकिर पहाड़ियाँ जो है वो किस कहाँ पर स्थित है? असम में स्थित है। बरेल पहाड़ियाँ जो है असम में भी है, मणिपुर में भी है और नागालैंड में भी है। और ये इनके देखो आगे डायग्राम बने हुए हैं कि देखो डाफला, मिरी, अबोर, मिशमी, और ये मिकिर पहाड़ी मैंने बताया था असम में है। ठीक है, असम में इंपॉर्टेंट है। पटकाई वो मैंने कहा अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार के बीच सीमा बनाता है। और बरेल जो है वो आपको असम में भी मिल जाएगा, मणिपुर में मिल जाएगा, नागालैंड मिल जाएगा। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे। फिर आ जाते हैं देखो दर्रे। यहाँ से स्टार मारा के दर्रे याद करने बहुत कठिनाई होती है, तो आज हम दर्रे के लिए नक्शों के साथ लेकर आए हैं। तो देखो ये विभिन्न दर्रे दे रखे हैं। देखो ये जो डार्क डार्क दिखा रखा है, देखो खैबर दर्रा, आप जानते होंगे कि खैबर दर्रा जो है यहाँ से सर्वाधिक आक्रमण हुए हैं हमारे भारत में। खैबर दर्रे से लोग आते थे हमारे भारत पर अटैक करने के लिए। बाकी हम भारत में पढ़ रहे हैं तो देखो जोजिला हो गया, खारदुंगला हो गया, पीर पंजाल हो गया, बनियाल हो गया, रोहतांग पास हो गया, पेंसिला हो गया, बारालाचला हो गया, है ना, चांगला हो गया, लानकला हो गया, केसपांगला हो गया, झराला हो गया, इमिसला हो गया, सिपकिला, माना, नीति, लिपुलेख, ये विभिन्न दर्रा हो गए। और यहाँ आगे जाओगे तो सिक्किम की तरफ भी आएगा, जलेपला दर्रा हो गया। ठीक है, तो ये अभी हम विभिन्न पर दर्रे पढ़ेंगे, ये आपको मैंने बता दिया है।
अब देखो विभिन्न दर्रा में सर्वप्रथम हम पढ़ रहे हैं काराकोरम दर्रा। क्या पढ़ रहे हैं? काराकोरम दर्रा पढ़ रहे हैं। ये स्टार मार्क बात है। तो आपको काराकोरम दर्रे में याद रखना है, क्या चीज़ याद रखनी है? तो देखो काराकोरम दर्रे में आपको याद रखना है कि काराकोरम दर्रा जो है ट्रांस हिमालय में स्थित है। पहली चीज़ तो कहाँ पर स्थित है? ट्रांस हिमालय में स्थित है, ये आपको पता रहना चाहिए। अब ट्रांस हिमालय में स्थित है, ट्रांस हिमालय में स्थित दर्रा है और लद्दाख क्षेत्र में काराकोरम पहाड़ियों की क्या है? मध्य स्थित है। ठीक है। अब करता क्या? भारत व चीन के तामीर बेसिन के मध्य मार्ग प्रदान करता है। ये दर्रा आपको पता रहना चाहिए। फिर बनिहाल दर्रा, तो ये हमने बताया था मध्य हिमालय का भाग है। किसका है भाग है? मध्य का भाग बताया था बनिहाल दर्रा, जो श्रीनगर को जम्मू से जोड़ता है। क्या करता है? जम्मू जोड़ता है। और राष्ट्रीय राजमार्ग फर्स्ट जो है यहीं से होकर गुजरता है और जम्मू कश्मीर राज्य की पीर पंजाल श्रेणियों में स्थित है और इसका विस्तार मध्य हिमालय में, ये जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। फिर आ जाता है बुर्जिल दर्रा, जो श्रीनगर को गिलगिट से जोड़ता है। गिलगिट बाल्टिस्तान होता है ना, तो भारत को पाकिस्तान के बीच नियंत्रण रेखा पर स्थित है, पीओके पर स्थित है और वृहद हिमालय का विस्तार है। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं बुर्जिल दर्रा। लालकला दर्रा जो होता है ये जम्मू कश्मीर के ट्रांस हिमालय में अवस्थित है। भारत चीन के मध्य संपर्क स्थापित करता है और लद्दाख व चीन तिब्बत को आपस में जोड़ता है। लालकला दर्रा जम्मू कश्मीर में ही है। ये भी हम सभी जम्मू कश्मीर के ही पढ़ रहे हैं। जोजिला दर्रा हो गया, तो जोजिला दर्रा आपको ध्यान रखना है श्रीनगर और लेह के मध्य को मार्ग प्रदान करता है और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1D यहीं पर स्थित है। और देखो हिमालय की कौन सी श्रेणी में है? जास्कर श्रेणी में है। ध्यान रखना जोजिला जो दर्रा है, ये स्टार मार्क बात है। जोजिला दर्रा जास्कर श्रेणी, जे से याद रख लेना। फिर पीर पंजाल दर्रा जो है वो पीर पंजाल दर्रा जो है वो जम्मू को कश्मीर से जोड़ता है और लघु हिमालय में स्थित, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। फिर आ जाते हैं हिमाचल प्रदेश के दर्रे। तो हिमाचल प्रदेश के दर्रे में सर्वप्रथम आता है रोहतांग दर्रा। क्या आता है? रोहतांग दर्रा। ठीक है, जिसको हमने वहाँ पर टनल बनाई है, अटल टनल बनाई है। तो हिमाचल प्रदेश के लघु हिमालय में स्थित है। मनाली को कहाँ से जोड़ता है? लेह को जोड़ता है। ठीक है, और हिमाचल प्रदेश के लाहौर स्पीति को कुल्लू से जोड़ता है, इसलिए इसे लाहौर स्पीति जिले का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। ठीक है, और पीर पंजाल श्रेणियों में है हिमाचल प्रदेश की। पीर पंजाल धौलाधर कह सकते हो। फिर सिपकिला दर्रा, तो सिपकिला दर्रा भी जो है वो जास्कर श्रेणियों में हिमाचल प्रदेश की और शिमला को किससे जोड़ता है? तिब्बत से जोड़ता है। ठीक है, और सतलुज नदी प्रवेश करती है सिपकिला दर्रा से भी। ये स्टार मार्क है कि सतलुज नदी भारत में कौन से दर्रे से प्रवेश करती है? तो सिपकिला दर्रे से प्रवेश करती है। फिर बड़ा लाचला दर्रा भी हिमाचल प्रदेश है, ये भी जांचकर श्रेणी में है और लेह को हिमाचल प्रदेश की मंडी के बीच का मार्ग प्रदान करता है। ऐसे ही देवसा जो दर्रा है वो कुल्लू स्पीति को जोड़ता है। अब उत्तराखंड में कौन कौन से? तो नीति माना व लिपुलेख दर्रा। तो नीति माना व लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में कुमायूं हिमालय में स्थित है, जिसका विदार जो है वृहद हिमालय में है। ये हम पढ़ चुके हैं पहले ही। और मानसरोवर जाने का मार्ग प्रदान करते हैं। ये तीनों दर्रे जो है भारत को किससे जोड़ता है? 3 से। और लिपुलेख दर्रे का भी आपको होता है नेपाल के साथ हमारा विवाद चला था। फिर मंगसा और मलिंगला दर्रा जो है वो भी उत्तराखंड में ही है और पिथौरागढ़ जिले में स्थित है। ठीक है, मानसरोवर जाने के लिए इन दोनों का प्रयोग किया जाता है। माना दर्रे के निकट बद्रीनाथ स्थित है। ठीक है, फिर आ जाते हैं सिक्किम का, तो नाथुला दर्रा हो गया, सिक्किम राज्य में स्थित दार्जिलिंग तथा चुम्बी घाटी से होकर तिब्बत जाने का मार्ग प्रदान करता है और चुम्बी नदी जो है यहीं पर बहती है। फिर जलेपला दर्रा हो गया और डोकिया दर्रा हो गया। तो 3 दर्रे मैंने बता दिए, नाथुला, जलेपला और डोकिया। ठीक है, ये आपको पता रहना चाहिए। फिर अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन से? तो बॉमडिल्ला हो गया, दीपू हो गया और पांगसांड दर्रा हो गया। ये आपको याद करना है एक बार के लिए। फिर तुजू दर्रा आपको पता है मणिपुर म्यांमार जाने का रास्ता प्रदान करता है और मणिपुर में है तुजू दर्रा। कहाँ पर है? मणिपुर में है। तो ये मैंने विभिन्न दर्रे आपको बताए हैं और अच्छे से नक्शे के साथ बताए, तो आपको आसानी से याद हो जाएंगे एक बार पढ़ने के बाद। फिर देखो कुछ घाटियाँ भी है। ठीक है, जो बहुत घाटियाँ फेमस है आजकल। घाटियाँ भी पूछी जा सकती है कि जम्मू कश्मीर में कौन सी घाटी है, हिमाचल प्रदेश में कौन सी है, उत्तराखंड में कौन सी है। तो देखो कश्मीर घाटी, मुर्खा घाटी और नुब्रा घाटी, इसको नुब्रा घाटी बोलते हैं। तो ये तीनों घाटी कहाँ सी है? जम्मू कश्मीर में। और मुर्खा घाटी में आपको पता है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, जो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, क्षेत्रफल में सर्वाधिक। ठीक है, तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन सी घाटी पर स्थित है? मुर्खा घाटी पर है, क्षेत्रफल सबसे बड़ा। ठीक है, सबसे ज़्यादा। तो ये मुर्खा घाटी में। नुब्रा घाटी सियाचिन हिमनद से निकलने वाली नबरा नदी से बना हुआ है, ये आपको पता होना चाहिए। और कश्मीर घाटी जो होती है महान हिमालय पीर पंजाल के मध्य स्थित है और इसकी रचना जो है सम बिनती के द्वारा हुई है। तो ये नुब्रा वैली के बारे में कुछ स्टेटमेंट है। यहाँ पर देखो दोहरी कुबड़ वाले, देखो एक कुबड़ येरी, एक कुबड़ येरी, दोहरी कुबड़ वाला ऊँट मिलता है, यह फेमस है यहाँ का। ठीक है, ये आपको देख लेना है। फिर हिमाचल प्रदेश में कौन सी घाटी है? तो देखो पार्वती घाटी एक, फिर सांगला घाटी, मालना घाटी, किन्नौर घाटी, स्पीति घाटी, ये आपको पांचों हिमाचल प्रदेश में याद रखनी है। कुल्लू घाटी, लाहौल घाटी, कांगड़ा घाटी और चंबा घाटी, ये आपको ध्यान रखना है। टोटल कितनी घाटियाँ होगी? 9 घाटी होगी। ठीक है, और डलहौजी इसी घाटी में स्थित है। फिर उत्तराखंडी में फूलों की घाटी आपको पता है बायोस्फीयर रिजर्व भी है और 2004 में घोषित किया था। और नेलांग घाटी जो गंगोत्री नेशनल पार्क है वो यहीं पर स्थित है।
सिक्किम में देखो ये चुम्बी घाटी होगी, भारत भूटान के मिलन पर स्थित है। डोकलाम क्षेत्र, जो भी डोकलाम विवाद हुआ था ना, वो चुम्बी घाटी में भी है। और यूमथांग घाटी जो होती है हॉट स्प्रिंग के लिए प्रसिद्ध है, ये आपको पता रहना चाहिए। तो टोटल कुल मिला के ये हमने उत्तरी पर्वतीय प्रदेश देखा, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश देखा। और आई थिंक मैंने इसमें से कोई भी क्वेश्चन छोड़ा नहीं है। इसको एक बार देखने के बाद आपका कंप्लीट उत्तरी पर्वतीय प्रदेश कंप्लीट हो जाएगा। ये पार्ट फर्स्ट वीडियो था, और इसको बताएं आप कमेंट बॉक्स में कैसा लगा। नमस्कार साथियों।